द ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इस वीडियो में हम लोग द ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने माउंटेन्स को देख लिया है और पेनिनसुलर प्लेट्यू को देख लिया, यानी कि जो नॉर्थ में हमारा विशाल माउंटेन है यानी कि जो ग्रेट हिमालयाज़ है उसको, और हम लोगों ने अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन्स को, तो प्लेन्स वाला टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो प्लेन्स है, तो सबसे पहले इसका लोकेशन समझते हैं कि ये इंडिया के मैप में लाई कहाँ कर रहा है हम लोगों को। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया का एकदम नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिला, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है तो वहाँ पर हम लोगों को हिमालयाज देखने को मिला, और जो साउथ वाला पार्ट है तो यहाँ पर हम लोगों को पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिला। तो इसके बीच का एरिया, यानी कि यहाँ पर जो एरिया लाई कर रहा है ये वाला पूरा, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लेन वाला रीजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एरिया है इसको हम लोग द ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं, या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स बोल सकते हैं, या मैदानी क्षेत्र बोलो, या फिर भारत का मैदान बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, रहेगा तो प्लेन ही। तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो विशाल मैदान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो मेजरली 3 रिवर्स से यहाँ पर बनाया गया है। कौन कौन सा, तो रिवर इंदस, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 रिवर्स है इनके द्वारा ही जितने भी सेडिमेंट्स लाया गया है, उसी के कारण जो ये ग्रेट प्लेन्स है वो बनता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेट प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू ग्रेजुअल नैरोइंग एंड फिलिंग ऑफ द टेथिस सी दिस प्लेन हैज़ बीन डेवलप्ड। तो मतलब कि जो टेथिस सी था, हम लोगों ने देखा था कि जब माउंटेन बन रहा था, जब पेनिनसुलर प्लेट्यू आके टकराया था टेथिस सी से, तो जो टेथिस सी का पानी था वो ऊपर उठने लगा था, और ऊपर उठने के बाद उसका जितना भी सेडिमेंट्स था, कचरा था, वो सब क्या हुआ था, डिपॉजिट होने के बाद एक टाइम आने के बाद वो कठोर हो गया और वहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ था, और एक टाइम पे वो प्लेट्यू का रूप ले लेता है। तो उसी तरह जब दो किसी भी चीज़ का टकराव होता है आपस में, यानी कि दो कोई भी चीज़ टकरा रहा है, तो बीच का जो एरिया रहेगा वो तो यहाँ पर भीषण एकदम बोले तो भूचाल आ जाएगा। तो ये जो दोनों चीज़ जो है ये आपस में टकरा रहा है, तो ये बीच वाला एरिया का तो बैंड बज जाता है एकदम। तो बैंड बजने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये नीचे चला जाता है। कि अब बताओ, जैसे आप ही 2 एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई भी 2 कॉपी को आपस में टकराओगे तो जो कॉपी का मीटिंग पॉइंट रहेगा, यानी कि जहाँ पर वो दोनों टकरा रहा है, तो वो नीचे चला जाएगा, जाएगा ना, जाहिर सा बात है नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पेनिनसुलर प्लेट्यू और जो माउंटेन है वो दोनों टकराया, तो फिर जो ये बीच वाला एरिया था ये खाली हो जाता है, और खाली हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये वाला जो एरिया है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेन बन जाता है। प्लेन कैसे बन गया, यहाँ तो गड्ढा था यानी डिप्रेशन था। अब धीरे धीरे जब टाइम आता है तो जितनी भी रिवर्स रहती है, जो भी साउथ से रिवर्स आ रही है, चंबल, सोन, बेतवा, ये जितने भी रिवर्स है जो साउथ से ओरिजिन होके आ रही है, या फिर जितने भी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, गंगा, यमुना, कोसी, ये सब जहाँ भी गिरती है, तो जो बीच वाला एरिया है उसको मतलब धीरे धीरे सेडिमेंट से कवर कर देती है, और फिर एक टाइम आने के बाद ये क्या हो जाता है, तो प्लेन का रूप ले लेता है। अब समझते हैं कि ये जो नॉर्थ प्लेन्स है इसका खासियत क्या है। तो इसका जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है, यानी कि ये कितना इसका लंबाई जाता है पूरे इंडिया में, तो 3200 किलोमीटर हम लोगों को इसका लेंथ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो इसका वेथ रहता है, यानी कि जो चौड़ाई है, वो हम लोग 150 से 300 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो मेनली 3 रिवर्स से बनाया गया है, इन रिवर इंदस, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर से स्टार्ट है रिवर इंदस का, फिर इधर से है रिवर गंगा, और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा रिवर ब्रह्मपुत्र का जो है वो रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। अम्बाला वाटर डिवाइड, तो अम्बाला एक जगह है हरियाणा में। सबसे पहले वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो वाटर डिवाइड मतलब डिवाइड का काम कर रहा है, यानी कि जो वाटर है उसको डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये प्लेस है जो अम्बाला, यहाँ से ये वाटर को डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है
वो ईस्ट में जाकर गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो वेस्ट में जाकर गिर रही है अरेबियन सी में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ से क्या मतलब है, तो इंडस रिवर के बारे में बोला जाता है, क्योंकि इंडस जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और वो अरेबियन सी में आके फॉल हो रही है। और इसके बाद गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में आके फ़्लो कर रही है, क्योंकि वो एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पर अम्बाला वाटर डिवाइड हम लोग को हरियाणा में देखने को मिल रहा है, एक जगह है अम्बाला नाम का। तो वहीं पर से ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है, जो कि इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फीचर्स डिवीज़न ऑफ प्लेन्स, तो जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड बनाया गया है हम लोगों को, ये जितने भी रिवर्स यहाँ से फ़्लो कर रही है, तो वो जो प्लेन एरिया में हम लोगों को जो भी लैंड फीचर्स देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पर देखेंगे, जो कि जियोग्राफिकली डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले है भाबर, फिर उसके बाद है तराई, फिर उसके बाद है भांगर, और फिर उसके बाद है खादर। तो ये 4 तरह के लैंड फीचर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भाबर रीजन जो है सबसे पहले उसको समझते हैं। भाबर रीजन जो है इट फाउंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक। जो शिवालिक हमारा माउंटेन रेंज है, हम लोगों ने 4 माउंटेन रेंजेस देखे थे हिमालय में, ट्रांस माउंटेन रेंज, उसके बाद ग्रेट माउंटेन, फिर उसके बाद मिडिल माउंटेन, और उसके बाद देखा था शिवालिक को। तो जो शिवालिक है उसका फुटहिल्स यानी कि जो सबसे निचला वाला एरिया है यहाँ पर डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पर हम लोगों को भाबर रीजन देखने को मिलता है। भाबर रीजन क्या होता है कि जब रिवर ऊपर से फ़्लो कर रही है, वो हिमालय से फ़्लो करते हुए आ रही है, तो हिमालय जो है यहाँ पर बहुत स्टीप स्लोप के साथ रिवर आ रही है। तो रिवर में इतना पावर रहता है कि वो जितने भी बड़े बड़े पत्थर वगैरह रहते हैं सबको अपने साथ तोड़ के लेते आती है। तो ये जो बड़े बड़े बिग बोल्डर्स एंड पेबल्स रहता है, ये भाबर रीजन में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर्स में जो है उनको इरोड करके, उनको तोड़कर यहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर देता है। फिर उसके बाद जो इसका विड्थ रहता है वो 8 से 16 किलोमीटर के बीच में रहता है, यानी कि जो भाबर रीजन है इसकी चौड़ाई अगर हम लोग देखेंगे तो 8 से 16 किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि बिग बोल्डर्स एंड पेबल्स आर फाउंड, दैट्स वाई रिवर डिसअपियर इनटू दिस रीजन। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा जो रिवर्स पेबल्स और बोल्डर्स पाए जा रहे हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर पाए जा रहे हैं। तो रिवर जब यहाँ पर एंटर होता है तो यहाँ पर वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर कैसे हो जा रहा है, उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, अब ऊपर से कुछ वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि वाटर यहाँ पर आ रहा है। ये आने की वजह से क्या होगा कि बहुत नीचे यानी डेप्थ में चला जाता है रिवर, जिसकी वजह से वो हम लोगों को दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि रिवर डिसअपियर इनटू दिस रीजन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा तराई रीजन का, यानी कि जो तराई वाला क्षेत्र है वो। तो इसका जो वेथ का बात करेंगे हम लोग, ये 15 से 30 किलोमीटर के बीच में रहता है इसका वेथ। और ये एक मार्शी लैंड है। मार्शी लैंड का मतलब क्या हो गया कि बहुत दलदल वाला एरिया है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो रिवर यहाँ से फ़्लो होकर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो भाबर रीजन बना रहा है, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा जो भी बोल्डर्स रिवर्स का रहता है, मतलब पेबल्स वगैरह जितना भी वो तोड़ के लाई है, वो आकर डिपॉजिट कर देती है यहाँ पर, और यहाँ पर गायब हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब रिवर का री इमर्जेंस होता है, यानी कि जब री इमर्ज हो रही है इस एरिया में, तो ये एरिया में इमर्ज होने के बाद रिवर, यहीं पर रिवर का जो पानी रहता है वो रुका रहता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद वो मतलब जो स्लोप एरिया है वो वहाँ पर वो तलाश कर रही है कि स्लोप जहाँ पर है वहाँ पर देखेगी और फिर उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। तो पानी बहुत देर लगने के कारण यहाँ पर एक मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला एरिया। यहाँ पर हम लोगों को मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत दलदल वाला एरिया हो गया और बहुत गंदा रीजन हो गया है। तो फिर यहाँ पर जितने भी मॉस्किटोज़ वगैरह रहते हैं वो उनका इवोल्यूशन या ओरिजिन बहुत आसानी से हो जाता है वहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलता है और बहुत डेंसली फॉरेस्ट फाउंड होता है हम लोगों को यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्शी एरिया है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। ये किस किस स्टेट्स में है, तो मेनली पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये सब वाले एरिया में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो ये तराई वाला रीजन है, यहाँ पर हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो लोग इनिशिएटिव लेके यहाँ पर फिर अभी हम लोगों को एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से बहुत सारा क्रॉप्स जैसे शुगर केन, राइस, व्हीट, ये सब का कल्टीवेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग भांगर रीजन का देखते हैं, यानी कि जो भांगर वाला एरिया रहता है वो। यहाँ पर हम लोगों को ओल्ड अलूवियम देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पुरानी मिट्टी रहती है वो यहाँ पर इवॉल्व हो रही है।
कैसे, तो जैसे रिवर यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन रहेगा पास वाला, यहाँ पर तो रिवर का पानी मतलब फ्लड आते रहेगा जाते रहेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को न्यू अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगा। लेकिन जो इससे दूर वाला रीजन हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फ्लड वाटर है वो 5 साल में 6 साल में एक बार कभी आता है, तो यहाँ पर जो मतलब सॉइल रहता है वो पुराना ही रह जाता है, जिसको हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाईलैंड्स जो रहता है, हाईलैंड्स क्रिएटेड बाय सैंड्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड भूर। तो भूर यहाँ पर एक टर्म आता है, वो वैसे हाईलैंड्स को बोला जाता है जो कि सैंड और स्टोन से बनाया गया हो, या फिर स्टोन बोले तो अगर स्टोन से कुछ चीज़ बनाया जा रहा है या सैंड से बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर भूर में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये भांगर रीजन में आता है। फोर्थ क्लासिफिकेशन हम लोग का खादर रीजन का। तो खादर जो रहता है ये न्यू अलूवियम यानी न्यू अलूवियल सॉइल से बना हुआ रहता है। जब रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जो भी सैंड्स या सिल्ट्स जो भी डिपॉजिटेड है, तो ये वाला जो रीजन रहता है यहाँ पर फ्लड वाटर लगा रहता है, यानी कि जब पानी आता है तो जब फ्लड आता है तो वो यहाँ का मिट्टी को बहा के ले जाता है, फिर यहाँ पर न्यू मिट्टी आ जाता है। तो ये वाला रीजन जो है यहाँ पर हमेशा नया मिट्टी का फॉर्मेशन होते रहता है, और जो पुरानी मिट्टी अगर इवॉल्व हो भी जाती है तो वो यहाँ से फ्लो करके चली जाती है। तो ये वाला एरिया जो रहता है इसको न्यू अलूवियम बोला जाता है, और ये बहुत फर्टाइल रहता है। इट ऑल्सो कॉल्ड फ्लड प्लेन्स और कछार रीजन। इसको हम लोग फ्लड प्लेन्स या कछार रीजन के नाम से भी जानते हैं। इट फाउंड इन द डेल्टा रीजन। तो मैंने अभी बोला कि जो ये वाला रीजन है ये बहुत फर्टाइल रहता है। फर्टाइल होने की वजह से क्या रहता है कि ये डेल्टा वाला जो रीजन रहता है वहाँ पाया जाता है, क्योंकि डेल्टाज में जो रिवर का स्लोप रहता है वो बहुत कम हो जाता है, और जाने के बाद ये डिफरेंट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर जो बीच वाला एरिया रहता है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा जो खादर रीजन का सॉइल है, यानी जो खादर वाला एरिया है वो यहाँ पर रहता है, और ये बहुत फर्टाइल रहता है। तो इसलिए ये डेल्टा वाला रीजन में हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले ये हमारा जब माउंटेन रीजन है, माउंटेन से जब कोई भी रिवर फ्लो करता है, फ्लो करके नीचे जाएगा तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा वो होगा भांगर रीजन का, यानी कि भाभर रीजन। मतलब सबसे पहला जो रीजन बनेगा वो भाभर रीजन फॉर्म होगा, जो कि हमारा पत्थर वाला रीजन होगा, जहाँ पर हम लोग को बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, पेबल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर रिवर आकर डिसअपियर हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम रिवर वापस से इमर्ज होगा, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रिवर री इमर्ज होगा, यानी कि री इमर्ज होगा, और बहुत देर तक यहीं पर इसका पानी लगा हुआ रहेगा, और इसके कारण क्या रहेगा, ये एक मार्शी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दलदल वाला एरिया हो जाएगा, जहाँ पर हम लोगों को मॉस्किटोज मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डेंसली फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग को हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। इसके बाद जब रिवर वापस से फ्लो होकर जब वापस अब बढ़ने लगता है तो इसका जो ये वाला रीजन रहता है, यानी कि यहाँ वाला जो रीजन रहता है ये हम लोगों को खादर रीजन के नाम से जाना जाता है, यानी कि खादर प्रदेश। तो ये वाला जो है ये खादर बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नया अलूवियल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और न्यू अलूवियल के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल रीजन रहता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल रहता है। और इसके आगे और जाएंगे हम लोग तो ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला एरिया हम लोगों को भांगर रीजन के नाम से जाना जाएगा। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर आया तो ये वाला तो हमारा हो गया भाबर रीजन, यहाँ पर आया तो हम लोग यहाँ देखें तराई रीजन का, फिर उसके बाद ये ब्लू वाला हम लोगों को खादर रीजन देखने को मिल गया, और ये वाला जो पर्पल है ये हम लोगों को भांगर रीजन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोगों को ओल्ड अलूवियम सॉइल देखने को मिलता है, जो पुरानी मिट्टी रहती है वो, क्योंकि यहाँ पर फ्लड प्लेन्स यानी फ्लड जो रहता है वो नहीं जा पाता है, और पानी ना पहुँचने के कारण वहाँ का जो मिट्टी रहता है वो पुराना ही रहता है। तो ये था हम लोगों का लैंड का क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डिफरेंट लैंड फीचर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में, वो रिवर इंदस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी जो है हम लोगों को 5 ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर से रिवर इंदस फ्लो करता है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो इसमें आके मिलता है वो है झेलम रिवर, यानी कि जो झेलम रिवर है वो फर्स्टली आके मिलता है इंदस रिवर में। फिर उसके बाद आता है चेनाब रिवर, यानी जो चेनाब रिवर है वो आती है। फिर इसके बाद इसी चेनाब रिवर में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि रावी जो रिवर है वो आकर इसमें मर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि
जो सतलज रिवर है वो यहाँ पर से ऐसे आएगी, सतलज यहाँ से। फिर उसके बाद जो इसी सतलज रिवर है, यानी कि ये सतलज रिवर, इसी में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बारी रिवर है कुछ इस तरह से आके मर्ज हो जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पर तो एक एक करके द्वाब बनने का चांसेस है। जैसे यहाँ पर एक बन गया, फिर यहाँ पर एक बन गया, फिर इधर एक बन गया, यहाँ पर एक बन गया, यहाँ पर एक बन गया, यहाँ पर एक बन गया। तो जो ब्यास रिवर है ये 2 बार जो है द्वाब का निर्माण कर रही है। वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्यास रिवर का 2 बार नाम आ रहा है, एक बारी द्वाब में, एक बिस्त द्वाब में। यानी जो ब्यास रिवर है वो 2 बार जो है द्वाब का निर्माण करती है, एक बार रावी रिवर के साथ मिलकर और एक बार सतलज रिवर के साथ मिलकर। इंदस रिवर द्वाब। तो द्वाब का मतलब क्या होता है कि जब 2 रिवर फ्लो कर रही है तो उसके बीच का जो एरिया रहता है उसको हम लोग द्वाब के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे कोई भी 2 रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये रिवर ए मान लेते हैं, ये रिवर बी मान लेते हैं, तो इसके बीच का जो एरिया हो गया, यानी कि ये वाला जो एरिया हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया को हम लोग द्वाब के नाम से जानते हैं। तो इंदस रिवर के द्वारा 5 द्वाब्स हम लोगों को बनाए गए हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सबसे पहला है सिंध सागर द्वाब। यानी जो सिंध सागर द्वाब है वो रिवर इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ही बनाया गया है। तो सिंध सागर द्वाब जो है वो किस रिवर के द्वारा बनाया गया है? तो इंदस और झेलम रिवर के द्वारा। फिर उसके बाद है चाज द्वाब। तो चाज द्वाब जो है वो झेलम और चेनाब रिवर ने बनाया है। फिर रचना द्वाब। रचना द्वाब चेनाब और रावी के द्वारा बनाया गया है। फिर बारी द्वाब। बारी द्वाब जो है वो रावी और ब्यास के द्वारा बनाया गया है। फिर है बिस्त द्वाब। बिस्त द्वाब जो है वो ब्यास और सतलज रिवर के द्वारा बनाया गया है। तो ये कुछ 5 द्वाब्स है जो कि रिवर इंदस बनाती है। द्वाब को नाम करना बहुत इजी है। जैसे हम लोग देखेंगे चाज द्वाब बोल रहा है तो CH का मतलब हो गया चेनाब रिवर और J का मतलब हो गया झेलम रिवर, तो चाज द्वाब हो गया। फिर रचना द्वाब को देखेंगे तो R का मतलब हो गया रावी रिवर और CH का मतलब हो गया चेनाब रिवर। फिर वैसे ही बारी में देखेंगे तो BA बारी हो गया हम लोगों का ब्यास रिवर और RI से रावी रिवर हो गया। वैसे ही बिस्त द्वाब में देखेंगे तो B से ब्यास रिवर और ST से सतलज रिवर। तो ये हम लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगा 5 जो भी द्वाब यहाँ पर बनाया गया। तो फर्स्ट द्वाब हम लोगों का देखें सिंध सागर द्वाब जो कि इंदस और झेलम बनाया हुआ है। फिर चाज द्वाब देखेंगे हम लोग जो झेलम और चेनाब रिवर बनाता है। रचना द्वाब चेनाब और रावी रिवर बनाएगा। फिर बारी द्वाब जो है रावी ब्यास रिवर और बिस्त द्वाब है ब्यास और सतलज रिवर के द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे इंदस रिवर सिस्टम जो है उसका डिफरेंट द्वाब। तो सबसे पहले यहाँ से इंदस रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ पर हमारा झेलम रिवर है, तो इसके बीच का जो द्वाब है उसको बोलेंगे हम लोग सिंध सागर द्वाब। ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद जैसे देखेंगे यहाँ से जब हमारा झेलम रिवर गया उसके बाद चेनाब रिवर आ रहा है, तो इसके बीच में यानी कि चेनाब और झेलम रिवर के बीच में जो द्वाब आ रहा है वो आ रहा है चाज द्वाब, हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से रावी रिवर फ्लो होके जब चेनाब में मिलता है तो हम लोगों को रचना द्वाब देखने को मिलता है चेनाब रिवर और रावी रिवर के बीच में। फिर हम लोगों को उसके बाद देखने को मिल रहा है जैसे बारी द्वाब, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है रावी रिवर और ब्यास रिवर के बीच में। तो ये हमारा जैसे जा रहा है यहाँ से रिवर और इसके बीच में हम लोग को बारी द्वाब देखने को मिल रहा है रावी रिवर और ब्यास रिवर के बीच में। अब हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ से ये सतलज रिवर फ्लो हो रहा है तो सतलज और ब्यास के बीच में हम लोग को यहाँ पर बिस्त द्वाब देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये बिस्त द्वाब का हो गया। तो ये था हमारा 5 तरह का द्वाब जो रिवर इंदस के द्वारा फॉर्म हो रहा है। रिवर इंदस को हम लोगों ने देख लिया कि वो ये वाला जो एरिया है इधर का ये पूरा कवर किए हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं जो गंगा प्लेन वाला एरिया यानी कि जो गंगा रिवर के द्वारा जो प्लेन कवर किया हुआ है उसको कवर करते हैं। तो ये बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। यहाँ से ये वाला जो एरिया कवर किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अपर गंगा प्लेन। फिर यहाँ से ये वाला जो एरिया इतना कवर किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन और यहाँ से ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन। तो ये 3 बेसिकली डिवीज़न किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो गंगा रिवर का कवर किया हुआ है तो मेनली 3 बेसिकली मेजर स्टेट्स को कवर किए हुए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसको हम लोग बोलते हैं अपर गंगा प्लेन। फिर से मिडिल गंगा प्लेन ये वाला एरिया को बोलेंगे हम लोग इतना एरिया को, यानी कि इसमें कवर होता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार वाला एरिया। तो ये हो गया हमारा मिडिल गंगा का प्लेन।
फिर ये वाला जो एरिया यहाँ पर आता है जिसमें वेस्ट बंगाल पूरा कम्प्लीटली और जो ईस्टर्न बिहार है वो कवर किया हुआ हमारा लोअर गंगा प्लेन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जो गंगा प्लेन्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग थर्ड रिवर सिस्टम देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र, तो वो बेसिकली यहाँ से इंटर करके वो बेसिकली आसाम वाले रीजन में ही रहता है। तो ये वाला जो है ये हमारा ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो गया। तो इतना रीजन जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर कवर करते हुए, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोला जाता है। गंगा यमुना द्वाब जो है वो ओल्ड भांगर अलुवियम सॉइल से बना हुआ है, यानी कि जो गंगा और यमुना के बीच हम लोगों को जो द्वाब देखने को मिल रहा है वो हम लोगों का ओल्ड भांगर से बना हुआ है। फुटहिल प्लेन्स किसे बोलते हैं, तो द रीजन बिटवीन द पेनिसुलर प्लेट्यू एंड द हुगली रिवर। तो हुगली रिवर जो कोलकाता में फ्लो कर रहा है वहाँ से और जो पेनिसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है उसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग फुटहिल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बिकॉज इट इज़ फर्टाइल। तो इकोनॉमी में हम लोगों को यहाँ से बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो रिवर्स के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल मिलता है जिसके वजह से ये बहुत फर्टाइल रीजन रहता है। रेन वाटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जो रेन वाटर हो रहा है या फिर जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलता है वो यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी का हम लोगों को शॉर्टेज नहीं देखने को मिलता है क्योंकि रिवर फ्लो कर रहा है, इसके वजह से इरिगेशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर डन ऑन अ लार्ज स्केल, जो एग्रीकल्चर है वो बहुत लार्ज एरिया में हो रहा है क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को प्रोवाइड हो जा रहा है। फिर ये फर्टाइल रीजन है, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ही लार्ज स्केल में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोग देखें ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है, फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चर करने के लिए सूटेबल है। तो जितने भी फार्मर्स रहेंगे या जो भी पीपल रहेंगे वो यहीं पर रहना चाहेंगे और मेन सोर्स जो है वो वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, यानी कि रिवर फ्लो हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो रिवर के ही पास बसी थी, तो लोग आज भी चाहते हैं कि रिवर के पास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहें जिसके वजह से जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी वो फुलफ़िल होती रहे।